जय हिंद। सभी लोग आ चुके होंगे और जैसा कि अभी कुछ क्षण पहले अभिनेश सर ने बहुत अच्छी क्लास ली और इसके बाद चूँकि आज बताया गया था कि आज से आपका कुछ टॉपिक स्टार्ट होगा जो अभी आपके किसी भी ब्रांचेस में नहीं हो रहा है। अब आपका काम यहाँ से ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से नोट करते जाइएगा ताकि हम लोग जिस उद्देश्य से हमने YouTube स्टार्ट किया वो उद्देश्य का समय प्रारंभ हो चुका है। हम लोग दो पहलू पे चल रहे हैं। एक पहलू तो हम लोगों का वो है जो हम लोग पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो एक दिन छोड़ करके एक दिन करते हैं। हालांकि उस पर अभी 15 प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों के क्वेश्चंस को बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कोशिश ये की जाएगी कि शनिवार को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएँ, ठीक है ना। इसके बाद चूँकि हम लोग को बाकी भी काम रहते हैं, उस आधार पर चलना है, तो एक तो ये आधार हो जाएगा। दूसरा आधार ये है कि जो हम तीनों ब्रांचेस में नहीं टॉपिक करा रहे हैं उस टॉपिक को हम यहाँ से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो इससे एक फ़ायदा ये फ़ायदा मिल जाएगा कि आप लोग का दोनों तरफ से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए, चूँकि आज लिखना कम है आज समझना ज़्यादा है, इससे आप लोग थोड़ा सा पेन कापी लेकर बैठेंगे और अच्छे से इन बातों को समझेंगे। आज का टॉपिक जो है हम लोग कांग्रेस की स्थापना से हम आज़ादी तक का एक पहला जो आज पढ़ाएंगे आपको, तो जिनमें से एक पहला टॉपिक आज आपका कंप्लीट होगा, ठीक। अब यहाँ पर बात ये है कि कांग्रेस की स्थापना से जो आजकल अगर हम पेपर की बात करें तो अभी भी अगर हम PCS की बात करते हैं या RO ARO की बात करते हैं तो अभी भी यहाँ पर इसका बोलबाला है, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि मध्य भारत या हम प्राचीन भारत को हम उसको साइड में रख दें। आयोग का कोई भरोसा नहीं वो कहाँ से क्वेश्चंस रख दें। लेकिन तब भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो इन प्रश्नों के बारे में ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रश्नों की जो वैरायटी है वो आपको पता है कि अगर हम वनडे एग्ज़ाम की बात करें तो सीधे प्रश्न आ जाएगा, और यही अगर UP या UPPSC की बात की जाए तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं क्रम लगाने को आते हैं या कथन कारक पे आते हैं या नहीं लगा के आते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। मतलब कि आजकल का जो पेपर रह गया है, कम बातों में की जाए तो वो फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अगर ये दोनों भी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं तो ही आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आपका जगेगा, हाँ आप बेटर करके आए, ठीक है ना। तो आज हम चलते हैं पहले कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस की स्थापना में हम डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट ना करके कि कांग्रेस की स्थापना ह्यूम वहाँ की बात नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कांग्रेस की स्थापना जो हुई तो क्या कांग्रेस ही ऐसा मंच था, ठीक है, ऐसा मंच पहला स्टार्ट हुआ जहाँ से लोगों ने अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया, ठीक है ना। या फिर इसके गर्भ में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी स्थापना अगर होती, किसी भी चीज़ का आप किसी प्रयोजन से स्थापना कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उन्हीं कारणों के पीछे आज हम चलेंगे और ये देखेंगे क्या ये पहला ऐसा कुछ था, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर ये जो स्थापनाएं हो रही हैं ये स्थापनाएं हुई किस कारण से, ठीक। अब यहाँ पर इतिहासकारों की बात की जाए तो इतिहासकारों ने, देखिए प्रत्येक इतिहासकारों ने अपनी सोच को प्रकट किया है, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ के तथ्य के बारे में जान करके अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा भी सोचना है कि हमारी सोच क्या है, हम क्या सोच सकते हैं कांग्रेस के बारे में, कैसे कांग्रेस आ सकती है। देखिए इतिहास में क्या है कि अगर आप अपने आप को वहाँ पर पुट करिए, अपने आप को अगर आप पुट कर रहे हैं वहाँ पर तो आपको आंसर खुद ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, इसी कारण से ऐसा है। वही इतिहासकारों ने सोचा है, वही आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। अभी आप देखेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ के बारे में। तो पहला आपके तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में चलते हैं, ठीक। और इसके बारे में चलने के पहले आप थोड़ा सा अगर हम बात करें तो थोड़ी चर्चा कर ली जाए। देखिए अगर हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा 1857 की क्रांति से, यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा। देखिए 1857 की क्रांति अभी कोई टॉपिक नहीं, ना ही हमको पढ़ाना है, लेकिन आप एक चीज़ समझिएगा कि 1857 की क्रांति ने अगर भारतीयों के पक्ष में देखा जाए और अंग्रेज़ों के पक्ष में देखा जाए तो दोनों लोगों के लिए ही कुछ सीख रखी थी। अगर हम अंग्रेज़ों की ओर से देखें
तो अंग्रेज़ों की ओर से ये सीख थी कि अगर शायद कुछ हमारे ही लोगों ने साथ ना दिया होता तो शायद उसी समय कंडीशन विकराल हो चुकी थी, शायद उसी समय इनको जाना पड़ता। स्वयं स्वीकार भी किया गया है कि अगर ग्वालियर जैसी रियासतों ने साथ ना दिया होता तो आज कंडीशन कुछ और होती, ठीक है ना। ये तो अंग्रेज़ जान चुके थे कि कहीं ना कहीं देखिए कुछ समस्या है। अगर कोई भी मांग, देखिए विद्रोह कब होता है, विद्रोह होने का मतलब जैसे 1857 की क्रांति है, जिसे कुछ लोग इसको विद्रोह कहते हैं। विद्रोह होने का रीज़न क्या होता है, अगर हम अपनी बात राजा के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं और अपने मन में ही रख रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपके अंदर की मन की बात जो होगी वो बाहर नहीं आ पाएगी और आप विद्रोह करेंगे। बाई एग्जाम्पल, अगर आप अपने गार्जियन से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं और घुट रहे हैं तो एक वो समय ज़रूर आने वाला है जिस दिन आपकी और आपके गार्जियन से लड़ाई तय मानिए, तो ये विद्रोह का कारण होता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप देखेंगे 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को तो ये सीख मिल गई कि कहीं ना कहीं भारतीयों की जो अंदर की बातें थी, उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है, सारी समस्याएं दूर नहीं कर सकते थे लेकिन कम से कम इतनी समस्याओं को दूर कर सकते थे जिसके कारण ये स्थितियाँ ना आती। और ये भी जान गए थे कि अगर यहाँ पर हमारी जीत हुई है तो कहीं ना कहीं भारतीयों की कुछ कमियाँ रही हैं, उसका परिणाम था। अच्छा, भारतीय हारे, ठीक है, भारतीय पराजित हुए, तो पराजित होने के भी कई कारण थे, ठीक है ना। आपको हमने कारण बताए भी थे, कारण पढ़ाए भी थे कि हम लोगों ने सुसंगठित ढंग से कोई भी कार्य किया ही नहीं, ठीक है ना। हम लोगों की एक साथ हम लोगों ने अगर कहीं विद्रोह किया होता, हम लोग एक तालमेल के साथ चलते, एक मतलब कि ऐसा समुचित सब लोग मिल के प्रयास, सब अपने अपने स्वार्थों के कारण लगे थे। तो यहाँ से अंग्रेज़ों को इतना पता लग गया था कि अगर भारतीय हारे हैं तो उनको अपने हार का कारण पता होगा। आप अपने से एक अंदाज़ा लगाइए, अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जाहिर सी बात यह है कि एग्ज़ाम में जब आप सफल होते हैं तो भी आपको ये पता होता कि हमने ऐसा क्या किया, और अगर असफल हो रहे होते हैं तो आपको खुद ही पता लग जाता है कि हम आखिर असफल क्यों हुए, ठीक है। क्या इसका एकमात्र कारण ये है कि जिससे भी आपने पढ़ा है या फिर जैसा भी पढ़ा तो क्या उसी के ऊपर आप दोषारोपण कर देंगे? नहीं, आप अगर अपना विचार करेंगे तो हमारा एक मित्र है जैसे चंद्रभान जी हैं, तो एक उन्होंने एक बात बताई थी, हमको आज भी याद आ रही है कि यार पंकज, अगर अपना आपको ये देखना कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है ना, तो कुछ ना करो, आप एक डायरी लीजिए और पिछले 24 घंटे का, ठीक है, पिछले 24 घंटे में आपने जो भी किया है आप उसको लिख लीजिए। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस दिशा की ओर है। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता देंगे। सेम कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे कि भारतीयों को ये पता लग गया कि कहीं ना कहीं हमने एक साथ होकर प्रयास नहीं किया। अगर एक साथ, देखिए हमने क्या कहा था कि जब आप कमियों पर विचार करेंगे तभी याद रखिएगा आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, फिर अगला कदम आपकी सफलता पर ही जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ और अंग्रेज़ों को ये पता लगा कि नहीं भैया, कुछ हमसे गलती हो गई है और अगर इनकी बात हम तक ना पहुंची तो ये समस्याएं क्रिएट होंगी और आगे भी होंगी। शायद कांग्रेस की स्थापना इसी का एक उदाहरण भी है, ठीक है ना। लोग कहते भी हैं ना कि आप देखते हैं कि ए ह्यूम को सेफ्टी वाला सिद्धांत आप देखेंगे अभी आगे चल के कि एक ऐसा माध्यम बनाया गया, एक ऐसा संगठन बनाया गया जिस संगठन के माध्यम से अंग्रेज़ों को भारतीय समस्याओं के बारे में पता चलता रहता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो चीज़ें संगठन इसलिए बने, ठीक। उनको शायद इस बात का ये थोड़ा सा अनुमान कम था कि ये जो संगठन है जो आज हमारे लिए कार्य कर रहा है, कल इसमें जो अभी इसमें जो मेन पॉइंट है वो भारतीयता है, और भारतीयता इसकी एक ऐसी चीज़ है बेटा तुम अलग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर। तो बात ये आती कि क्या कांग्रेस ही पहला ऐसा संगठन था जो इस प्रकार की चीज़ों को लेकर आया? क्या राजनीति की मांग को उठाने वाला पहला संगठन ये था? नहीं। अगर हम विचार करें तो पहले, इसके पहले भी कई संगठन आ चुके थे। आज उन्हीं संगठनों के बारे में हमको चलना है, फिर कांग्रेस पर आना है, ठीक। अब एक चीज़ कॉमन सेंस लगाइए आप, ठीक है। देखो अब यहाँ पर आता कि आखिर जो संगठन आए होंगे वो संगठन बने कैसे होंगे। तो एक चीज़ देखिए, संगठन पहली बार तो दो लोग बना सकते हैं, ठीक। एक बुद्धिजीवी मतलब कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और दूसरा आप देखिएगा जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, मतलब कि इन दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, अब ये दोनों चीज़ें कहाँ मिल रही हैं? आप देखेंगे कि अगर हम पैसे की बात करें तो स्टार्टिंग में जो समस्याएं थी वो जमींदारों के पास थी, पैसा जमींदारों के पास था,
ठीक है ना। और बुद्धिजीवी की बात करें तो बम्बई का क्षेत्र था। इसका मतलब स्टार्टिंग में जितने भी संगठन स्थापित हुए होंगे वो कहीं ना कहीं उसका संबंध कलकत्ता से होगा, ठीक है, या तो आपका बॉम्बे से होगा, ठीक है, कुछ बहुत मद्रास महासभा तो वो दक्षिण भारत से होगा। लेकिन बेसिकली जो सबसे ज़्यादा आपको संगठन पढ़ना है या तो कलकत्ता के पढ़ना है या तो बम्बई के पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको इतना कॉमन सेंस तो हो जाएगा ना कि आखिर सबसे पहले अगर कोई भी संगठन बनेगा तो वो बनेगा क्या। तो संगठन बनाने, अगर हम बोले कि पंकज सर क्या संगठन बना सकते, पैसा ही नहीं इतना बना ले, ठीक है ना, तो सीधे संगठन बनाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उस समय किसके पास है। आप खुद से विचार करिए कि मैं आपसे बात करूं कि अगर अपने आप को आप ढाल दीजिए यही 1860 के आसपास, 1840-50 के आसपास, उस समय पैसा किसके पास था। तो उस समय जो पैसा था वो जमींदारों के पास था, जिन्हें हम लैंड होल्डर कहते थे, ठीक है ना। तो जमींदारों, अब जमींदारों के पास पैसा है, ठीक है, अब तो जाहिर सी बात है उस समय अंग्रेजों का जमींदारी व्यवस्था लागू थी। तो अंग्रेज किससे संबंधित, जमींदारों से। अगर अंग्रेज और जमींदारों के मत वाद विवाद हो रहा है तो समस्याएं किसको क्रिएट होंगी, जमींदारों को। तो 100% पहला जो भी संगठन बनेगा वो जमींदारों का ही बनेगा, ताकि वो अपनी बातों को आसानी से किसके सामने प्रस्तुत कर सकें, अंग्रेजों के सामने, और उनमें जो बातें मानी जाएंगी, जो उनको लगेगा वो उनकी बात मानेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो आज जो पहला टॉपिक है बेटा आप लोग लगा लेंगे कि कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था, और इस संस्था को हम कैसे पढ़ेंगे, पहले देश की संस्थाएं पढ़ते हैं, फिर विदेश में भी जो स्थापित हुई, लंदन में स्थापित उनके बारे में भी देखते हैं, और इस प्रकार हम हटते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो पहला संगठन तो आपको पता लग जाएगा बेटा, पहला संगठन कौन सा होगा, लैंड होल्डर सोसाइटी। आपके सामने संस्था इस प्रकार से आ रही, चूँकि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो आपको बस इसी प्रकार से नोट करते चले जाना है, ठीक, कि पहला संगठन आपका कौन आएगा। चलिए, ठीक, तो चलते हैं आज एक तरफ से एक संगठन के बारे में समझते हैं। तो आपका पहला टॉपिक इसी प्रकार से होगा, और सबसे पहला जो टॉपिक इसी प्रकार से आप बनाएंगे, और पहला टॉपिक आप ये देखेंगे कि पहला पढ़ना क्या है। तो पहला आपका जो टॉपिक होगा वो हेडिंग डालेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक। अब यहाँ पर आपको ये देखिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, इसका मतलब जमींदारों की बात करें तो जमींदार, देखिए जो आपका पूर्वी क्षेत्र है वो कृषि प्रधान है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो औद्योगिक प्रधान है। तो एक चीज़ तो देखिए जमींदारों की बात चल रही है, और जमींदारी व्यवस्था आपको सबको पता है कि कहाँ लागू हुई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब कि ये क्षेत्र वहीं पर बनेगा। तो पहली बात तो आपको ये देखना है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई है। अच्छे से इसी प्रकार से आप नोट करते चले जाएंगे। 1838 में द्वारका नाथ द्वारा कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक है ना। अब देखिए लैंड होल्डर, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पहली राजनीतिक सभा या संगठन कौन था। 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं, जैसे क्या है कि इसी प्रकार से एक इंग्लैंड में एक सोसाइटी स्थापित थी, इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो उसकी स्थापना किसने की थी बेटा, विलियम एडम्स ने। किसने की थी, विलियम। ये कहाँ पर स्थापित थी, इंग्लैंड। ये दोनों संस्थाएं एक दूसरे क्या करती थी बेटा, सहयोग करती थी। एक चीज़ याद रखिएगा कि सभी अंग्रेज ऐसे नहीं थे जो अपने अंग्रेजों के कार्य से खुश थे, सब नहीं थे, और उसका एक कारण भी है। उसका कारण यह है कि जाहिर सी बात है कि अगर बहुत अच्छे अंग्रेज होते और ये अपने ही देश के प्रति वफादार होते, तो आपको लगता है कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया तो वो आता। वो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, क्योंकि उनको पता था कि हमारे अपने ही कहीं ना कहीं घूसखोर हो चुके हैं। तभी तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने क्या बोला था कि रिश्वत लेने पर रोक लगा दी जाए, उपहार लेने पर रोक लगा दिए जाए। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं था। और ये भी हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ लोग थे
कहते हैं जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे होंगे और उनके ऊपर लांछन लगाए गए होंगे, तो वो वहाँ से हटेंगे और हटने के बाद वो कहीं ना कहीं किसके ऊपर, किसका सपोर्ट करेंगे, भारतीयों के ऊपर सपोर्ट करेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपसे देखिए प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इंग्लैंड में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो आपका आंसर होगा विलियम एडम्स ने। और यहीं आ जाए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो आंसर होगा द्वारकानाथ टैगोर ने। और इसके अन्य सदस्य क्या हैं, राधा कांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर। ठीक, अब यहाँ पर आपके पेपर में जो प्रश्न आया हुआ है वो बेटा पहला वाला आया है, ठीक है ना। आपसे प्रश्न कई बार आ चुका है कि पहला राजनीतिक संगठन बताइए, अथवा ये भी बोला गया है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना डेट, बेटा सीधे डेट याद रखिएगा और किसके द्वारा की गई है, द्वारकानाथ टैगोर की। जगह याद करने की बात नहीं, जमींदारी की बात कर रहा है तो कलकत्ता, ठीक है ना। ये पहला राजनीतिक संगठन था। अच्छी बात यह है कि हमने डेट वाइज डेट संगठनों को लिखा, इससे फ़ायदा रहेगा कि एक लास्ट टाइम प्रश्न आया था यहाँ से कि उन्होंने 4 संगठन दिए थे और उनको क्रम से लगाना था, तो आपको क्रम से, आपको बारी बारी से देखना है कौन सा संगठन आया। तो पहला संगठन कौन सा है बेटा, है लैंड होल्डर सोसाइटी। अब देखते हैं दूसरा, हम हट जाते हैं बेटा, आप लोग हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब अगला संगठन की अगर बात की जाए तो अगला जो संगठन आया था आप वो देखेंगे, बंगाल में ही अगला जो संगठन स्थापित हुआ है वो हुआ बेटा 1843 में। कुछ बात याद आ रही है, ये डेट याद आ रही है आपको। हमने आपको अभी शायद पुखराए वाले उस दिन बच्चे में हमने आपको 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, जिसके तहत 1843 में, ध्यान करिए इस समय कौन है बेटा, लॉर्ड एलनबरो। कौन है बेटा, लॉर्ड एलनबरो। इन्होंने ही याद रखिएगा दास प्रथा समाप्त, इन्हीं के शासनकाल में दास प्रथा क्या हुई थी बेटा, समाप्त हुई थी। हालांकि इसके समाप्त करने का जो प्रावधान था वो 1833 के चार्टर एक्ट में आ चुका था, ठीक है ना। तो 1843 में हुआ क्या, एडम्स के साथ एलन के शासनकाल में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आई। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन लाए बेटा, जॉर्ज थॉमसन लाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है, जॉर्ज थॉमसन ने, ठीक है ना। तो ये आपका अगला प्रश्न रहा, मतलब कि पहला क्या था, लैंड होल्डर सोसाइटी, और अगला क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला ये जो आपका राधा कांत देव, ठीक है ना, ने 1851 में, याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, आ चुका है आपका, ठीक है ना, कि ब्रिटिश इंडिया जो एसोसिएशन था उसकी स्थापना किसने की है, राधा कांत देव ने। कब की बेटा, 1851। तो डेट याद रखिएगा, 1838, 1843 और 1851, ठीक है ना। सबसे पहले किसने, द्वारकानाथ ने की है, फिर इसने किसने की, जॉर्ज थॉमसन ने, और फिर राधाकांत देव ने। ये 3 ऐसे संगठन थे जो स्टार्टिंग में, जिन्होंने बेटा, ये तीनों का देखिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि अपनी बातों को किसके सामने प्रस्तुत करें बेटा, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिशिर कुमार घोष कई बार आ चुका है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की है, इंडियन लीग की स्थापना, ठीक। इंडियन लीग की स्थापना याद रखिएगा 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की है, और जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या बेटा, ये याद रखिएगा, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र को बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसको भी आप लोग नोट लगा लीजिएगा, कई बार आ चुका है कि इंडियन लीग की स्थापना किसने की बेटा, शिशिर कुमार घोष 1875, ठीक। अब जो लास्ट वाला, जो अगला वाला है जी, आपको सबको पता है इनका नाम, जिसे हम राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते हैं, कई बार आ चुका है, राष्ट्रगुरु इन्हें कहा जाता है, एस.एन. बैनर्जी, ठीक है। इन्हीं ने वो संगठन बनाया जिसका कालांतर में, जिसको अब बेटा इसी संगठन की बैठक होनी थी, इसी को कालांतर में दादा भाई नौरोजी ने नाम बदला और कांग्रेस रखा था। अच्छा, नाम बदलने का भी थोड़ा सा हमने एक बार लॉजिक लगाया था, वो लॉजिक सही भी हो सकता है, गलत भी। देखिए, कहीं ना कहीं दादा भाई अगर नौरोजी की बात की जाए, वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते थे। देखिए, ओल्ड मैन थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनुभव था, तो उनका अनुभव शायद ये बोल रहा होगा कि अगर ये शब्द जो इंडियन लगा हुआ है ना कहीं अंग्रेज़ों को इस शब्द से दिक्कत थी, क्योंकि भारतीय शब्द कहीं ना कहीं एकता को दर्शाता है, हम भारतीय, हम भारतवासी, ठीक है ना, तो वो एकता को दर्शाता है। और अंग्रेज़ों के सामने बस यही था कि वो चाहते थे
कि एकता ना होने पाए। आप देखिएगा कि अगर आप एक चीज़ पुलिस, अगर आप कोई संगठन बनाना चाहते हैं, ठीक, अगर आप संगठन का नाम कुछ इस प्रकार से रख दें कि कर्मयोगी संगठन, या फिर इस प्रकार से नाम रख दें कि उड़ान संगठन, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, पुलिस की नज़र आपके ऊपर नहीं जाएगी। अगर आप कहीं लग दें लुच्चा संगठन, ठीक है, तो थोड़ा सा लुटिया चोर इस टाइप से रख दें, तो संगठन का नाम जो होता है वो थोड़ा सा इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी को ये लगा कि अगर ये हमने नाम रखा इंडियन एसोसिएशन, तो हो सकता है कि जो हमारी गतिविधियों पर प्रॉपर नज़र रखी जाएगी हर चीज़, तो क्यों ना थोड़ा सा नाम चेंज किया जाए, ठीक है ना, ठीक। तो वो चीज़ एक आधार बना था, और ऐसे ही कुछ आधार सोचा था देखिए क्रांतिकारियों ने भी। इसीलिए उन्होंने देखिए स्टार्टिंग में क्या रखा था, मित्र मेला या व्यायाम मंडल, ताकि लोग सोच ही न पाए कि हमारे इस संगठन का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। और वही हुआ आगे चलकर। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में एस.एन. बनर्जी ने की। बंगाली इनकी पत्रिका थी, इसी में लेख के कारण, याद रखिए, इन्होंने जज के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा लिख दिया था, और उसी कारण इनको जेल भी हुई थी, ये सबको पता है, ठीक। तो ये वो संगठन है जिनका संबंध बेटा कहीं ना कहीं बंगाल से था, ठीक। तो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कुछ सबसे पहले संगठन कहाँ बनेंगे, बंगाल में। अब बंगाल में जब ये गतिविधियाँ होने लगी, तो इसी के पैरेलल में दूसरा क्या है, बॉम्बे। तो बॉम्बे में जो पारसी समुदाय था वो लोग आगे आए, और उन्होंने आगे आने के बाद किस प्रकार के संगठन को बनाया है, और उनमें सबसे पहला नाम तो आपको पता ही है कि सबसे पहला नाम जो आएगा वो दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आया है आपका संगठन, देखिए 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। पेपर में कितनी बार छप चुका है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, दादा भाई नौरोजी ने। हालांकि इनके दो संगठन आपको और भी याद रखने हैं, जो कि लंदन में किया था, लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, ठीक है ना। अगला अगर हम बात करेंगे तो एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, जिनके बारे में आपने हमसे पढ़ा था शायद, सुकरात कहे जाते हैं अपने तीक्ष्ण मेधा शक्ति के कारण। जब हमने आपको सामाजिक धार्मिक सुधार की क्लास ली थी, तो उसमें हमने एक संगठन पढ़ा था, कितने लोगों को ध्यान आ रहा है कि महादेव गोविंद रानाडे का संबंध किस संगठन से? आप लोग तुरंत कमेंट में लिखिए कि हमने कौन सा संगठन पढ़ाया था। ठीक, कुछ ध्यान आ रहा है? प्रार्थना समाज के बारे में ध्यान आ रहा होगा आपको। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगा ने किया था, लेकिन उस संगठन को जो प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है वो एम.जी. रानाडे को ही दिया जाता है। तो एम.जी. रानाडे ने 1867 में, याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और याद रखिएगा कि यही वो संगठन था जिसने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की बात की थी, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ठीक है। ये वो संगठन थे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना के पहले ही स्थापित हो चुके थे, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर दादा भाई नौरोजी ने का योगदान इसमें रहा है, ह्यूम का रहा है, तो हम लोग जब कभी भी कोई संगठन स्थापित करते हैं तो उसके हम पीछे जरूर जाके देखते हैं कि जो बाकी जो संगठन थे उसमें कहाँ कुछ कमी रह गई क्या। तो कमी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि क्षेत्रीयता दिख रही, भारतीयता दिख रही है, ये सब दिख रहा है। इसीलिए देखिए आगे चल के दादा भाई नौरोजी कहेंगे ये सब चीज़ें थोड़ा साइड में करिए और इसका नाम भाई कांग्रेस रखो, ठीक है ना। तो कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, और ह्यूम जिनके बारे में आप देखेंगे, ठीक है, शिमला का संत, जो कि आपके कहीं और नहीं उत्तर प्रदेश के इटावा में आएंगे। जिसे IAS आज का होता है, उसमें ICS होते थे, वो होंगे जो 1857 की क्रांति में फंस जाएंगे। बहुत ड्रामेटिक चीज़ है, 1857 की क्रांति में ये बहुत बुरा फंसेंगे। और वहाँ पर ये भी कहा जाता है कि ये लड़कियों के पोशाक पहनकर वहाँ से भगे थे, अन्यथा इनका वहाँ पर काम 1 2 3 हो गया था बेटा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब ये बंदा भगा होगा तो कहीं ना कहीं इसको आभास हुआ होगा कि यार इस प्रकार के विद्रोह तो जानलेवा है, ये हमारे लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो। तो शायद कहीं ना कहीं वो बात डफरिन को पता लगी होगी, उसने बात भी की होगी, यार इस प्रकार से ना करो भाई, अगर ऐसे करोगे तो दिक्कत हो सकती है, आज हम बचे हैं कल को हो सकता है मारे जाते हैं तब।
तो किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस के अध्यक्षों के बारे में, ये जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आज इसको आप नोट करेंगे और कल की क्लास में आके इन संगठनों के बारे में हमको सुनाएंगे, ठीक है। और कल हम लोग चलेंगे कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, इसमें लॉर्ड डफरिन का क्या योगदान था और किस प्रकार से ए.ओ. ह्यूम ने इसमें रूपरेखा तैयार की, कहाँ पर इसकी बैठक होनी थी, कौन कौन से अध्यक्ष थे, किस प्रकार से हम सारे अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे। बीच बीच में पूरा पहले अध्यक्ष का एक पैलर पूरा ख़त्म करेंगे कि आज़ादी तक क्या कंडीशन चलती रही, कौन गांधी जी कब आए, दादा भाई जी कब आए, और इसके बाद इस संगठन के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें में क्या आखिर इनको सफलता और भी मिल सकती थी, थोड़ी सी सफलता कहीं भी अगर कमी रहेगी तो क्या कमी रह गई, ठीक है ना। हम पूर्णतः कमी नहीं बताएंगे। देखिए सीधी सी बात है कि हम लोग अगर आप किसी एक संगठन को दोषी कर रहे हैं तो गलत बात है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि भाई पहला कोई बंदा आया तो, कोई संगठन आया तो जो जिसने देश की आवाज़ को उस स्थान पर पहुंचाया जहां तक यार उस समय बहुत हिम्मत चाहिए होती, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और आज के लिए इतना ही। आज के लिए चूँकि अभी थोड़ी सी मेहनत भी लग रही है, बच्चों को हमारे पता है, ठीक है ना, कि क्लासेस ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके बाद हम कल चलेंगे कांग्रेस की स्थापना। इसके पहले आपको ये नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। मैं हटता गया हूँ, जिन बच्चों को अच्छे से कॉपी मैंने ऐसा नोट्स बनाया, मैं इसी के आगे चलूँगा बेटा। और कल की तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। कल मिलते हैं, चलिए।